पहली बात है कि नीतीश जी जीवन में कभी भी पलटी नहीं मारे। वो तो इससे रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, जिसको आना होता आते हैं, जिसको जाना होता जाते हैं। लेकिन इस बार जो है जो लोग आने की इच्छा रखते हैं उनके लिए इधर से ही दरवाजा बंद कर दिया गया है। किली ठोक दिया हाँ, पूरा किली ठोक दिया। कुछ नहीं, एनडीए इंटैक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। एनडीए के सभी घटक दल पूरा पूरी यूनाइट है। सीवान के उत्तरी हिस्से से आ रहा है और एक हिस्सा उसी से निकल करके पचरुखी नारायणपुर होते हुए गोपलापुर तक को जाएगी। तो इसके जरिए जो है शहर में जो जमाव लगता था वो कम होगा और आने जाने की लोगों की सुविधा भी हो जाएगी। एक बड़ा पैकेज है वो। हमको लगता है कि 100 करोड़ से ऊपर का ही वो। अगर बीजेपी में जाना होगा तो आरजेडी के जो 4 सांसद हैं उसी में से कोई जा सकता है। एनडीए के लोग, नीतीश जी की पार्टी वाले लोग आज तक कभी दल छोड़े हैं क्या? एक का भी नाम बता दीजिए। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई सांसद नीतीश जी को छोड़कर गया है क्या? सर्दी का मौसम है और इन दिनों देखा जाए तो लगभग सभी लोग ठंड से ठिठुर गए हैं। कारण है कि जिस तरीके से तापमान गिर रहा है, इस तापमान को लेकर के मौसम विभाग है वो अलर्ट कर चुका है। लेकिन इसी बीच अगर हम राजनीतिक तापमान की बात करें तो राजनीतिक तापमान में जो गर्मी है वो अभी अच्छे अच्छे नेताओं का पसीना छुड़ा दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इन दिनों जो है कि प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार निकले हुए हैं और उनके इस यात्रा से चाहे वो उनके अफसर हो या उनके कई सांसद या कई विधायक, सभी लोगों को जो है कि काम पे लगा दिया गया है। इसलिए क्योंकि देखना यह है कि बिहार में ऐसा कोई चीज छूट नहीं जाए, क्योंकि 2025 में जवाब देना होगा उनको। अभी चूंकि जिस तरीके से सिवान में भी 7 तारीख को इनका यात्रा है, इसी बात को लेकर के हम आज जो है कि पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जो कि वर्तमान में सांसद पति, इस तरीके से इनका यात्रा चल रहा है, इस यात्रा को लेकर के हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अभी 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है सिवान में, तैयारी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये यात्रा उनकी पूरी तरह से सरकारी यात्रा है। वो बिहार के लगभग सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। हर जगह जाकर के जो विभिन्न तरह की जो विकास योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर उतरी है उसकी समीक्षा करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ। तो उसी क्रम में सिवान भी आ रहे हैं। वो सबसे पहले सिवान के वो करहनु गांव में, जो हुसैनगंज प्रखंड के मचकना पंचायत में पड़ता है, वहाँ वो जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर वहीं लैंड करेगा। उसके बाद से भैंसा खाल जाएंगे। आप सभी गए भी होंगे आप लोग भैंसा खाल में। वहाँ वृद्धाश्रम भी बना हुआ है और बालिका उच्च विद्यालय भी बना हुआ है जो आवासीय है। और इसके अलावा फिर वो पुनः वहाँ से लौट करके फिर करहनु आएंगे और वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनसे भी वो बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे और जो भी सरकारी अधिकारी होंगे वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद वहाँ से वो फिर हेलीकॉप्टर से वो पचरुखी जाएंगे। वहाँ फिर पचरुखी से वो पुनः पुलिस लाइन में लैंड करेंगे और यहाँ अम्बेडकर भवन में वो एक समीक्षा बैठक करेंगे। ये तो उनका कार्यक्रम है जी। और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे जो जानकारी है कि वो हजारों करोड़ की लागत से जो विभिन्न काम यहाँ होने वाले हैं या हो रहे हैं उसका वो कुछ का उद्घाटन भी करेंगे और कुछ काम की हो सकता है वो घोषणा, शिलान्यास हो या ना हो, उसकी घोषणा जरूर करेंगे जो आने वाले दिनों में काम दिखेगा यहाँ पे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप देखेंगे कि एक योजना है पचरुखी से नारायणपुर होते हुए और गोपलापुर तक एक बाईपास रोड निकालने की बात है। अच्छा। जो सिवान में जो रिंग रोड की तरह एक तो राम जानकी पथ बन ही रहा है, तो सिवान के उत्तरी हिस्से से आ रहा है और एक हिस्सा उसी से निकल करके पचरुखी नारायणपुर होते हुए गोपलापुर तक वो जाएगी।
तो इसके जरिए जो है शहर में जो जमाव लगता था वो कम होगा और आने जाने की लोगों की सुविधा भी हो जाएगी। एक बड़ा पैकेज है वो, हमको लगता है कि 100 करोड़ से ऊपर का ही वो होगा वो पैकेज। और इसके अलावा आप भैंसा खाल जाएंगे तो भैंसा खाल में देखिए 19 काम होने हैं। ऐसे तो सरकारी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे, हम उसके लिए अथराइज नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री के आने से सीवान को बड़ा सौगात मिलने वाला है, बड़ा काम होने वाला है। जो अभी तक नहीं हुआ था वो सब कुछ सीवान के लोगों का सपना वो पूरा होगा। चलिए, एक तो बात हालांकि मुझे भी नहीं पता था, और जिस तरीके से पूर्व विधायक ने इस बात को बता दिया, सच पूछिए तो आज का मेरा इंटरव्यू ये सार्थक हो गया, इसलिए कि इन्होंने एक बड़ा चीज़ बता दिया कि जो पचरुखी से है, खास करके नारायणपुर होते हुए मैरवा रोड में जो यानी कि जो एसएच था पहले, अब चूंकि वो भी एनएच हो गया है, उसमें जा करके इसको जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक सिवान की जो बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जाम और जो बीच का जो ट्रैफिक होता है, उससे बहुत हद तक जो है कि निजात भी मिलेगी। इसके लिए मैं इनको पहले तो आपको बधाई देता हूं कि कम से कम इस तरह की आपने सूचना आज हमें दे दिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब सर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से राजनीतिक जो अटकलें लगाई जा रही हैं, खूब खबर चल रहा है दिल्ली से लेकर के पटना तक, जो है कि एक ही खबर चल रहा है कि नीतीश जी एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। चूंकि हमेशा ये खबरें चलती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सत्यता नजर नहीं आता है। अभी माहौल कुछ जो है कि अंदरूनी तौर पर गर्म हुआ है, इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए, पहली बात हो कि नीतीश जी जीवन में कभी भी पलटी नहीं मारे। वो तो इससे रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, जिसको आना होता आते हैं, जिसको जाना होता जाते हैं। लेकिन इस बार जो है जो लोग आने की इच्छा रखते हैं उनके लिए इधर से ही दरवाजा बंद कर दिया गया है, किली ठोक दिया। हाँ, पूरा किली ठोक दिया। कुछ नहीं, एनडीए इंटैक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। एनडीए के सभी घटक दल पूरी यूनाइट हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा और 2025 में फिर माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी का ये बयान है, उन्होंने कहा कि नीतीश जी अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या कहा, उन्हीं के बगैर शब्दों की बात करें तो कहते हैं कि गाठे कचर ऊँटे तेल, तो ऐसा तो नहीं कहीं उल्टा काम इस वक्त हो रहा है? देखिए, उनके जो शहंशाह हैं, जिनको उन्होंने भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित किया हुआ है, उनका बयान देख लीजिए और लालू जी का बयान देख लीजिए। दोनों एक दूसरे का परस्पर विरोधी है। इसलिए अब उन लोगों के बारे में हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में जानता हूँ, अपने नेता के बारे में जानता हूँ कि हमारे नेता के नेतृत्व में 2025 हम लोग फिर जीतेंगे। 2025 में हमारे नेता फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा एनडीए इंटैक्ट रहेगा। एक खबर ये भी चल रहा है कि बताया जा रहा है कि 10 सांसद जो हैं जेडीयू के, ये भाजपा के मतलब तरफ जो है कि उनके संपर्क में है। इसमें कितनी सत्यता हो सकती है? देखिए, अगर बीजेपी में जाना होगा तो आरजेडी के जो 4 सांसद हैं उसी में से कोई जा सकता है। एनडीए के लोग, नीतीश जी की पार्टी वाले लोग आज तो कभी दल छोड़े हैं क्या? एक का भी नाम बता दीजिए। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई सांसद नीतीश जी को छोड़कर गया है क्या? या कोई विधायक साथ छोड़ा है क्या? बल्कि और दूसरे ही लोग नीतीश जी के साथ आ जाते हैं। तो अभी कौन आएगा नीतीश जी के साथ ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश जी के लोग नीतीश जी के साथ ही रहते हैं और अंत तक रहेंगे। बीपीएससी छात्रों की मामला इस वक्त खूब चल रहा है। जिस तरीके से पटना में आपकी सरकार ने जो है कि इस ठंडे में जो है कि पानियों का बौछार कराया गया, लाठी चला, पिटाई हो रहा है बीपीएससी छात्रों का। उन लोगों का मांग है कि कम से कम ये जो इक्वलाइजेशन है, खास करके जो एग्जामिनेशन का, या फिर जो बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, इसके ऊपर कुछ सरकार देखे। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार निर्दयी हो गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने लाठी चलवाया, इतना ठंड में पानी का बौछार करवाया, क्या मजबूरी हो सकती है आप लोगों की? क्या सच में आप लोगों के हाथ से कंट्रोल निकल गया है क्या? देखिए, स्टेट लेवल का मामला है, इस पे हमारे पार्टी के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो अपनी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नीतीश जी ने जितनी नौकरी दी, शायद ही देश के किसी राज्य की राज्य सरकारों ने नौकरी दी हो। चाहे बीपीएससी के माध्यम से टीचरों की बहाली का मामला हो, डॉक्टरों की बहाली का मामला हो, या विभिन्न सेक्टर में उन्होंने सरकारी नौकरी दी है। और मुझे जो लगता है कि अभी कुछ दिनों से जो चल रहा है, विपक्ष इसको बेवजह इशू बना रहा है। उसको तो बहुत तरह के बातचीत के टेबल पर मामले को हल किया जा सकता था, लेकिन लोग आंदोलन कर रहा। भाई, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब कोई व्यक्ति कोई आंदोलन कर रहा है तो हम लोग कैसे रोकेंगे? आंदोलन लोग करें,
लेकिन नीतीश जी के दिमाग में सब कुछ है, उनके संज्ञान में सब कुछ है, समय आने पर सब चीज़ों का हल निकल जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बड़ा आरोप लगा दिया नीतीश कुमार जी के ऊपर कि वो जो है कि बिल्कुल निर्मयी हो गए हैं, और पप्पू यादव कह रहे हैं कि सरकार इनके हाथ में है, ये नहीं है। चलिए ना, तो प्रशांत किशोर अब पहली बार न राजनीति में आए हैं। अभी एक बार लड़े हैं उपचुनाव, फिर वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा क्या बोलेंगे? विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वो बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है और ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। बिल्कुल। चलिए, सीवान की सर क्या होगा? सीवान में चूंकि अभी एक तो आपने योजना बता दिया, वो भी आपने मुख्यमंत्री की योजना बताया। अभी बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद है कि सीवान में और क्या कुछ हो सकता है। जाम की समस्या से हम निजात पाएंगे, अपराध की बात करेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सीवान को लेकर के। इतना इस पे कितना कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, सीवान में कुछ भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है। और विपक्ष के लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ, जब कुछ इशू नहीं मिलेगा तो विकास का लोग मुद्दा बनाएगा, दूसरा कुछ मुद्दा बनाएगा। लेकिन जहां तक विकास की बात है, मैं पहले से भी कह रहा हूं, देखिए 2 मॉडल है विकास का। एक राष्ट्रीय जनता दल का जो 90 वाला जो मॉडल था, एक वो मॉडल है, और एक नीतीश जी वाला मॉडल है। तो नीतीश जी के मॉडल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना, किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई ट्रस्ट का नहीं है। फिर मैरवा में मेडिकल कॉलेज बना, गांव से लेकर के और शहर तक हर जगह पक्की सड़कें बनी, चौड़ी सड़कें बनी। सदर अस्पताल में काफी सुधार हुआ। अब पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ तक कि पीएचसी तक अब जाइएगा तो रोज सैकड़ों लोग वहां दिखाने जाते थे। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे मरीज नहीं जाते थे। तो एक ये विकास का मॉडल है। आप लोगों को खुद भी दिख रहा है ना भाई, घर गांव तक बिजली पहुंच गई। ये सब विकास के मॉडल में ही आते हैं। उस दौर में क्या था भाई, कौन सा विकास का मॉडल था? आज वही कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो विकास की, जिस विकास की मॉडल की बात करते हैं, उसमें कहीं सड़कें थी क्या? एक इंडोर स्टेडियम बन गया, उसको लेकर आज तक हल्ला होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में मैं कोई घोषणा करने वाला नहीं हूं, लेकिन सिवान में क्या क्या होगा आप लोगों को 1 साल के भीतर आप लोगों को पता चल जाएगा। बड़े बड़े काम होने वाले हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री जी को आ जाने दीजिए और देखिए उस दिन क्या क्या मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। मैंने हजारों करोड़ की लागत से यहाँ पर विभिन्न तरह के पैकेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं जानता सब कुछ हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिए, अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक बयान चल रहा था, आज तक वगैरह पे उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कमजोर हो गए हैं, इसको बिहार, मैंने कि बिहार सरकार को जो है कि अमित शाह चला रहे हैं। तो ये इसको क्या समझा जाए, ये इस शब्द को क्या समझा जाए? देखिए, अब तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, विरोधी दल के नेता हैं, तो जो इच्छा हो उनको बोले। लेकिन आने वाले दिनों में वो भी जानते हैं कि उनकी क्या हश्र होने वाला है, पूरे महागठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। मैं बहुत बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं सिवान की बात करूंगा। सिवान में 1 सीट महागठबंधन अगले बार चुनाव नहीं जीतने जा रहा है, ये नोट कर लीजिए। ऐसा है? हाँ, 1 सीट सब एनडीए जीतेगा, कोई नहीं जीत पाएगा। क्योंकि इस बार भी जनता काम के आधार पर वोट करेगी। जो काम होने वाला है ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का काम इस बार बोलेगा, और एक एक लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा काम होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिवान की 8 सीट हम लोग जीतेंगे। 8 सीट जीत, बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज इसमें सर, अगर बाय द वे मान लेते हैं कि चलिए, चूंकि राजनीतिक है, राजनीति में कब कहाँ कौन किधर जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, चूंकि आप लोग पुराने नेता हैं। अच्छा, अगर बाय द वे फिर से अगर एक बार महागठबंधन की तरफ आपकी पार्टी चली जाती है, एक बार फिर से आप लोग महागठबंधन में चले जाते हैं, तो उस वक्त क्या स्वरूप होगा काम का, विकास का, या इस माहौल का? देखिए, ये सब आपका जो भी क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। यथार्थ पर बात कीजिए। अभी जो चल रहा है, वर्तमान में सब लोगों को जीना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, अतीत में क्या हुआ है कि नहीं, कौन जानता। लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सबको रहना है, और सिवान बिहार की जनता का वही नेतृत्व करेंगे। और समाज के हर वर्गों, हर तबकों, अगड़े पिछड़े, अल्पसंख्यक, सबका सम्मान है माननीय नीतीश जी के प्रति। आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय नीतीश जी ने शायद जितना काम किया है, मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था, शायद देश के किसी भी प्रदेश की सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना काम
नहीं किया है। और आने वाले दिनों में भी नीतीश जी सबको ले करके वो चलते हैं और सबका काम करते हैं। और बिहार में ऐसे ही एक रेडिकल सोच की, ऐसे ही एक समावेशी सोच की नेता की जरूरत थी, जो माननीय नीतीश जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। वो समावेशी नेता है, रेडिकल सोच के नेता हैं और इस ढंग से सबको लेकर के वो चलते हैं। 7 तारीख को क्या घोषणा करेंगे अभी आप जनता से सीवान के? देखिए 7 तारीख को एक बड़ा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमें जो जानकारी है लगभग छोटे बड़े सब कामों को लेकर के लगभग 100 से ऊपर काम सिवान में होंगे। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। वो ठीक से उनके पास सूची है, वहाँ से एक पैकेज लेकर के आ रहे हैं। सिवान की जनता को एक के तरह से कहिएगा वो पैकेज देंगे और वो काम बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि 1 साल के भीतर वो सब काम आपको दिखने लगेगा। और भैंसा खाल का जो इलाका है जहाँ पर वृद्धाश्रम और बालिका उच्च विद्यालय बना है, आने वाले दिनों में इतना मैं कह सकता हूँ जितनी योजनाएं वहाँ पहुँचने वाली है कि कम से कम 4000 लोग पर डे वहाँ रहेंगे, अस्थाई उसमें रहेंगे। इतना काम होगा और लगेगा एक टाउनशिप बिल्डअप हो गया है वो। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, चूंकि जीरादेव में बड़ा उनका काम हो रहा है। जीरादेव में अभी वर्तमान में जो कि माले का है यानी कि महागठबंधन का है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय यानी 2025 का जब चुनाव होगा तो उस वक्त रमेश सिंह कुशवाहा फिर से एक बार वहां का नेतृत्व कर सकते हैं क्या? चूंकि आप पूर्व विधायक, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, एक तो मैं पहली बात मैं तो कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते सबकी इच्छा रहती है कि चुनाव लड़े, लेकिन मेरी पत्नी सांसद हैं। मैं कभी भी किसी भी फोरम पे मैं अपनी चुनाव लड़ने की बात नहीं करता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हम ही को कह देंगे ना तुम ही को लड़ना है तो क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ना ही चाहिए। लेकिन हम टिकट के लिए ना मेरी कोई दावेदारी है, ना मैंने कहीं कुछ कहा है। एनडीए के तरफ से जो उम्मीदवार आएंगे, चूंकि हम 6 विधानसभा का एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी पत्नी विजयलक्ष्मी देवी जी कर रही हैं। हमारी प्राथमिकता होगी कि नीतीश जी जिसको भेजें, बीजेपी जिसको भेजे, लोजपा जिसको भेजे, एनडीए के जो घटक दल के लोग उम्मीदवार बने, सबको जिताने की भरपूर प्रयास करना, ये हमारी पहली जवाबदेही है और ये काम हम करेंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा, चूंकि जिस बात को उन्होंने कहा, इस बात में मुझे भी बड़ा उत्सुकता हो गई कि भाई कम से कम उस दिन नीतीश जी क्या घोषणा करते हैं सीवान को लेकर के। और जो इन्होंने एक हाई लेवल जो बात कह दिया, खास करके जो एक लिंक रोड का, तो ये मेरे अंदर भी एक तरह से उत्सुकता हो गई कि चलो कम से कम सीवान एक अच्छा मॉडल शहर बनेगा। लेकिन साथ ही साथ जिस योजनाओं को इन्होंने बात किया, अब देखना है कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के और खास करके सीवान के लोगों को क्या कुछ सौगात देते हैं। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल देखिए आप और बने रहिए। और ये आपको पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।